Hello everyone, let us start our today's topic, which is Dalton law of partial pressure. And what it states that? It states that if two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure of the gaseous mixture is sum of the partial pressure of each gas. सिंपल सा मीनिंग क्या है इसका कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा गैसेज ली जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इस बात की तरफ ध्यान दें, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, और उसको हम एक वेसल के अंदर इनक्लोज कर रहे हैं, देन जो टोटल प्रेशर है गैसेस मिक्सचर का वो क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यानी कि जो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर है उसके सम के वो इक्वल होगा। तो लेट अस टेक कि पी टोटल हमारे पास क्या है, प्रेशर है ऑल गैसेस का, देन वो इक्वल किसके होगा, तीन गैसेस मैंने ले ली ए बी एंड सी, क्लियर, और तीन के तीन क्या है, नॉन रिएक्टिंग। देन टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर हमारे पास क्या होगा, दिस इज पी टोटल, वो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो दिस इज योर डाल्टन लॉ, क्लियर, कि अगर आपने दो से ज़्यादा रिएक्ट गैसेज आपस में ले ली एक कंटेनर के अंदर, देन टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है, एंड इट प्रेजेंटेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब बात आती है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा, कि सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है जी, आपने क्या किया, इसके अंदर ए भी डाल दी, बी भी डाल दी और सी भी डाल दी, ठीक है, इतना ही सेम वॉल्यूम है हमारे पास, यही हमारे पास कंटेनर है। तो ये क्या करेंगे, तीन की तीन गैसेस यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट विल बी टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा जब आपने इस कंटेनर के अंदर तीनों गैसेस ना डाल के कितनी गैस डाली, सिर्फ एक गैस डाल दी, तो जितना वो गैस उस कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है जी। दोबारा समझें कि अगर आपने इसके अंदर तीनों गैसेस ना डाल के एक सिंगल गैस को डाला, उसका प्रेशर आपने ऑब्जर्व किया, देन प्रेशर ऑफ दैट गैस विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और सिमिलरली आपने बी डाला और सिमिलरली आपने सी डाल दी, ठीक है जी। यानी कि पार्शियल प्रेशर क्या है, जब आपने सेम गैस को क्या कर दिया, सेपरेटली डाल दिया एक सेम कंटेनर के अंदर, सेम वेसल के अंदर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर में है या 10 डिग्री टेम्परेचर में है, ठीक है, तो आपने 10 डिग्री पे सेम वॉल्यूम रखा, सेम वेसल रखा, उसके अंदर ए डाला, प्रेशर ऑब्जर्व किया, दैट विल बी पी ए, सिमिलरली बी के लिए पी बी, सिमिलरली सी के लिए पी सी। तो दिस इज योर डाल्टन लॉ, क्लियर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आप यहाँ पे सीख सकते हो कि सिमिलरली यहाँ पे पी टोटल मेरे पास, तो पी टोटल क्या होगा मेरे पास, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास डाल्टन लॉ की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मुझे रिलेशन डिराइव करना है, किस किस के बीच में, मुझे डिराइव करना है मोल फ्रैक्शन के बीच में, टोटल प्रेशर के बीच में और पार्शियल प्रेशर के बीच में, कि कैसे मैं इनको निकालूंगा। तो लेट अस स्टार्ट, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी क्या होता है, एन आर टी के इक्वल होता है, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रेशर लिखता हूँ गैस ए का, कि गैस ए कितना एक्सर्ट करेगी, तो यहाँ पे देखिए बेटा प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी पी ए, दैट विल बी पी ए। वॉल्यूम सेम रहेगा, हाँ जी सेम रहेगा, बिकॉज हमने सेम कंटेनर में डाल कर उसको प्रेशर एक्सर्ट किया है, उसका प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया है। तो पी वी, एन आर टी, एन ए क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, आर विल बी कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट, दिस इज फॉर गैस ए। सिमिलरली आप लिख सकते हो गैस पी के लिए, बी के लिए, तो पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अगर मैं लिखता हूँ थर्ड गैस के लिए, दैट विल बी पी सी वी इज इक्वल टू एन सी आर टी। तो यहाँ से मैं पी ए निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एन ए आर टी डिवाइड बाई वी। यहाँ से पी बी निकालूँ तो कितना आएगा, एन बी आर टी डिवाइड बाई वी। यहाँ से पी सी निकालूँ तो कितना आएगा, एन सी आर टी डिवाइड बाई वी। तो टोटल प्रेशर मैंने क्या बोला है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो तीनों को ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो एन ए आर टी डिवाइड बाई वी, एन बी आर टी डिवाइड बाई वी, एन सी आर टी डिवाइड बाई वी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मैं आर टी बाई वी हर एक के अंदर से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एन ए एन बी प्लस एन सी बचेगा इंटू में आर टी बाई वी। तो दिस इज यूर टोटल प्रेशर, और एन क्या है, पी टोटल को मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी, जहाँ पे एन क्या होंगे, टोटल मोल्स ऑफ दी गैस। तो टोटल मोल्स हमारे पास वो किसके इक्वल होंगे, एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है जी। तो मैंने टोटल आपको इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया पहले तो,
ठीक है जी, कि टोटल प्रेशर क्या होगा आपके पास तीनों गैस के प्रेशर के इक्वल होगा, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मेरे को रिलेशन ड्राइव करना है पार्शियल प्रेशर में, टोटल प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन में पता बेटा हमने क्या होता है कि जिस गैस के निकालना है, सपोज मेरे को गैस ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है जी, इसको डिपेंड करते हैं किससे, साई से। तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया क्या, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया और इसको फोर्थ बोल दिया। क्लियर बेटा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने 2 को डिवाइड किया 1 से, डिवाइड 2 बाय 1, देन व्हाट विल आई गेट, PA/NART डिवाइड बाय V। किससे डिवाइड किया है, टोटल से, तो P टोटल इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाय में V। ये क्या रहेगा मेरे पास, NART बाय V, और ये V NRT डिवाइड बाई V। इसी तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, बिकॉज ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखता हूँ तो RT से कैंसिल, V से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचता है NA डिवाइड बाई N। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि PA बाई P टोटल इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई N। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। मोल फ्रैक्शन मीन्स कैसे निकला, दिस इज द मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यही क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन किसका, गैस ए का। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू में जाही ए। तो दिस इज योर रिलेशन जो आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली पी भी आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे किसको, 3 को डिवाइड करो 1 से, तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू जाई बी। आप 3 को 1 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, पी सी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू में जाई सी। तो ये रिलेशन आपको यूज़ करना जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स मैं आपको 1-2 ही करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरे को क्या गिवन है, तो ये आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 गैसेज A एंड B हैविंग मोलिकुलर मास 60 एंड 45 रिस्पेक्टिव, दिस इज मोलिकुलर मास। तो मेरे पास 2 गैसेज हैं, मेरे को उनका मोलिकुलर मास गिवन है। ठीक है जी, और मोलर मास ऑफ गैस A इज 0.5, सॉरी दिस इज द मोलिकुलर मास एंड दिस इज द मास ऑफ गैस A, यानी कि गिवन मास कितना है 0.5 ग्राम एंड 0.2 ग्राम। टोटल प्रेशर मेरे को यहाँ पे गिवन है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है इनका पार्शियल प्रेशर, यानी कि PA एंड PB मेरे को यहाँ पे निकालने हैं। क्लियर, इस न्यूमेरिकल से जो आपका डाल्टन लॉ का टॉपिक है ये आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 2 गैसेज मेरे पास गिवन है A और B, मेरे को क्या गिवन है, उनका मोलिकुलर मास और उनका गिवन मास। तो मेरे को पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, मेरे को अगर A का निकालना है पार्शियल प्रेशर, अब ये मत देखना कि यहाँ पे 3 गैसेज, यहाँ पे 2 गैसेज है, बेटा आप 10 गैसेज मिक्स कर लो, बशर्ते कंडीशन एक है कि जो गैस है वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं PA निकालना है मेरे को, PA किसके इक्वल है, टोटल प्रेशर के इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, गैस A की भी और गैस B के भी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं किसके, गैस A के। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो A का गिवन मास कितना है 0.5 और मोलर मास कितना है उसका 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.083 मोल मेरे पास आएगा। B के कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो गिवन मास 0.2 और वेट कितना है मोलिकुलर मास 45, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.004 मोल। ठीक है जी, तो टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे, टोटल मोल्स यानी कि N कितने हो गए मेरे पास 0.0083 प्लस 0.0044, कितना आंसर आएगा 0.0127 मोल्स हो गए मेरे पास। ठीक है जी, अब मेरे को निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्टली वहाँ पे निकाल दूंगा। तो PA किसके इक्वल रहेगा, P टोटल इंटू में जाई ऑफ ए। तो PA निकालना है, P टोटल कितना है, टोटल मेरे को दे रखा है प्रेशर है 0.921 बार, 0.921 इंटू में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, कितने मोल्स हैं यहाँ पे गैस ए के 0.0083,
डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हैं यहाँ पे 0.0127। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.62 बार। ठीक है जी। सिमिलरली प्रेशर बी का भी मैं यह निकाल देता हूँ, फिर आगे मेरे को पेस्ट डन करना पड़ेगा। दैट विल बी पी टोटल इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वो इक्वल किसके रहेगा 0.921 टोटल प्रेशर है जो मेरे पास। और बी के मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज 0.0044 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.0127। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 0.319 बार। क्लियर। तो दिस वॉज योर न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल ऐसा था जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है जो वो पूरा क्लियर हो गया आपका, कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर। सेकेंड न्यूमेरिकल दे देते हैं बेटा, इसी टाइप का है वो भी। हमें गिवन है प्रेशर ऑफ 1/4। अब एक बात देखो बेटा, पी ए अगर हम बात करें तो पी टोटल इंटू में जाई ए रहेगा। पी बी की बात करूँगा तो पी टोटल इंटू में जाई बी रहेगा। यही फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूला को हम तोड़ मरोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे करके भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें गिवन है क्वेश्चन कि प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन इज द वेसल इज 1.5 एटमॉस्फेयर। यानी कि जो टोटल प्रेशर है किसका, दो गैसेज इनक्लोज कर रखी हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, किस रेशो में 1:4 में। ठीक है, उनका प्रेशर कितना है 1.5 atm। तो आपको निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है। क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लो कि रेशो का मतलब क्या है यहाँ पे। अब जो रेशो का मतलब है, या आप मोल्स का रेशो भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप मास का रेशो ले लो या मोल्स का रेशो ले लो, दोनों एक ही बात पड़ेगी। या फिर सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे मिक्सचर दे रखा 1:4, तो यहाँ पे किसका मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल्स का मिक्सचर है। ठीक है जी, इसका नंबर ऑफ मोल्स का, कि इसके 1 मोल है और इसके 4 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं या इसके 8 मोल हैं, रेशो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये रेशो किसका आपके पास, यहाँ पे आपको मोल्स का रेशो गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है वो किसके इक्वल होगा, पी टोटल इंटू में जाई ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से लिख सकते हो Pn2 डिवाइड बाई पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो Pn2 डिवाइड बाई इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको यहीं लेके जा रहा हूँ दोबारा, पी टोटल इज इक्वल टू N ऑफ N2 डिवाइड बाई N। पी टोटल हमें गिवन है कितना 1.5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने गिवन है यहाँ पे 1:4 का मेरे पास रेशो गिवन है। तो 1 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 4 मोल किसके हैं, ये 4 मोल है नाइट्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 4 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने होंगे 1 + 4 5। तो यहाँ से आपको उसको सोल्व कर लेना है जस्ट। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर किस में 1.2 atm में, किस में 1.2 atm में आ जाएगा। क्लियर। क्लियर बेटा, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल हैं ये। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवा देता हूँ। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, जहाँ पे देखना कि डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में। लेट मी नोट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, 200 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 250 mm आर मिक्स विद 350 ml ऑफ ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने क्या किया, 200 ml नाइट्रोजन ली, इतना टेम्परेचर है और इतना प्रेशर है, आपने मिक्स कर दिया किसके साथ 300-350 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ आपने उसको मिक्स कर दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना था उसका 300 mm। सो दैट वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज 300 ml एंड फाइंड तो फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बोला था कि हम डाल्टन लॉ कब लगाएंगे, जब गैसेस नॉन रिएक्टिंग होगी। क्या होगी, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है कि 100 ml आपने ए का लिया, 100 ml बी का लिया, तो लास्ट में कितना मिल गया 200 ml मिल गया, यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे गैसेस क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, रिएक्ट। कैसे, 200 ml नाइट्रोजन था इतना टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे, मिक्स कर दिया इसके साथ 350 ml ऑक्सीजन का इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर चलो सेम है और प्रेशर इतने पे। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज 300 ml। कितना वॉल्यूम है 300 ml, यानी कि 200 +
350 कितना होना चाहिए था, 550, लेकिन है कितना 300 ml, यानी कि गैसेस क्या हैं, नॉन रिएक्टिंग है। तो यहाँ पे आप डोल्टन लो तो नहीं लगा सकते, तो फिर कौन सा लो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल आपके लो लगेंगे, दैट वाज अ बॉयल्स लो। कौन सा लो लगेगा, बॉयल्स लो। तो आपको बॉयल्स लो लगा के पहले नाइट्रोजन का टेम्परेचर प्रेशर निकालना है और फिर ऑक्सीजन का निकालना है और लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो निकालेंगे कैसे, देखो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए, नाइट्रोजन पे लगाता हूँ मैं वो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम था नाइट्रोजन का, फर्स्टली V1 था 200 ml, कितना था 200 ml। ठीक है, टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम है, यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो बॉयल्स लो ही लगेगा, सिंपल सी बात है। प्रेशर कितना था वहाँ पे, P1 वाज 250 mm। क्लियर, आपने मिक्स कर दिया, आपने मिक्स कर दिया तो कितना वॉल्यूम आपको लास्ट में मिला, 300 ml वॉल्यूम। कितना मिला, 300 ml वॉल्यूम आपको वहाँ पे मिलता है, यानी कि V2 कितना हो गया 300 ml। तो आपको निकालना क्या है, P2 की वैल्यू निकालनी है, देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ से P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई V2। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा, तो वैल्यूज पुट करके क्या मिलेगा आपको, P1 की वैल्यू 250 है, P1 की वैल्यू 200 है और V2 की वैल्यू 300 है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 166.6 ATM। इतना आ जाएगा आपके पास प्रेशर, ATM में ही आएगा। और क्लियर, उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम इनिशियली कितना था 350 ml, कितना था 350 ml। उसका प्रेशर कितना था 300 mm, कितना था 300 mm। एक सॉरी यहाँ पे ATM यहाँ पे mm ही आएगा, बिकॉज प्रेशर हमारा mm में ही है। ठीक है, उसके बाद कितना मिक्सचर हो गया हमारे पास 300, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी होगी 300 ml। तो P2 आपको निकाल लेना है वहाँ से, तो P1 V1, तो P2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, P1 इंटू V1 डिवाइड बाई V2। ऊपर वाला लॉजिक लगा दिया मैंने सेम यहाँ पे, तो सेम P1 की वैल्यू 300, V1 की 350 एंड V2 की 300, तो कैंसिल कितना आ गया 350 mm। तो निकालना क्या है आपको टोटल, तो टोटल कितना आएगा P1 प्लस P2, यानी कि 166.6 प्लस 350, दैट विल बी इक्वल टू 516.6 mm। तो दैट वाज योर आंसर। क्लियर, यानी कि आपने किया क्या, जितना आपने वॉल्यूम इनिशियली लिया है गैस का, ठीक है, उसको फाइनल मिक्सचर से, जो फाइनल मिक्सचर में वॉल्यूम है उससे आप क्या करोगे, रिलेट करोगे। ठीक है, बिकॉज गैसेस क्या है यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग है। अगर रिएक्टिंग ना हो, सॉरी गैसेस यहाँ पे रिएक्टिंग है, अगर नॉन रिएक्टिंग होती तो हम डायरेक्टली क्या लगा देते वहाँ पे, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डोल्टन लॉ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर, let us start our next topic which is kinetic theory of gases। तो पोस्टुलेट्स यहाँ पे गिवन है आपके सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी के, तो आपको पोस्टुलेट्स ही करने हैं सिर्फ। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या गिवन है, फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन है कि गैस इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कि जो गैस आपकी वो किससे मिलकर बनी है, वो मिलकर बनी है एटम से और मॉलिक्यूल से। सेकंड बोलता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि एटम्स हैं जो एंड मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ सेम गैस विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि चाहे साइज़ की बात करें, चाहे शेप की बात करें, चाहे मास की बात करें, वो क्या होगा, उनका इक्वल होगा। ठीक है जी, थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैं वो क्या है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मतलब रैंडमली मूव करते हैं, वो क्या है कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है और कोलाइड करते हैं विद वन अनदर। एज ए रिजल्ट कि जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ पे गया गैस का, इस डायरेक्शन में गया, यहाँ से टकरा के ये यहाँ पे गया, यहाँ से टकरा के ऐसे गए, यानी कौन सा मोशन बोलते हैं इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। कौन सा बोलते हैं, जिगजैग मोशन। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन एंड कोलाइड विद वन अनदर एंड फॉलोज जिग जैग पाथ।
यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं गैस के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ मोशन में हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं, और इसलिए क्या कर रहे हैं, एक जिगजैग पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, और ऑल्सो किसके साथ, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है जी, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, तो जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स साथ में किससे कोलाइड कर रहे हैं, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। किसके साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं और एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बेटा गैस का प्रेशर किस वजह से होगा, गैस का प्रेशर इस वजह से होता है बिकॉज उसके मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, जाके उस वॉल से कंटेनर की कोलाइड करेंगे। ठीक है जी, और जिससे क्या होगा, वहाँ पे वो कोलाइड करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल है सपोज, ये यहाँ पे गैस वॉल से टकराया, यहाँ पे इसने क्या लगाया, कोलाइड किया, तो फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और फोर्स इस पर यूनिट एरिया पे लगाएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। ठीक है जी, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं और एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है जी, कोलाइड करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो कोलिजन है इसका, कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो क्या है, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। अब इस इलास्टिक का मतलब क्या है, ठीक है जी, क्या मतलब है कि सपोज ये मॉलिक्यूल था बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे गया इस डायरेक्शन में, इस वॉल से टकराया और वापस क्या आगे आ गया। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मोमेंटम, जो उसकी मोमेंटम वो भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, यानी कि जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से ही वापस आएगा। और दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर वो क्या है, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि वहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। किसके अंदर, देयर इज नो लॉस इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी पहले थी उसके कोलिजन के बाद भी उतनी ही रहेगी, और मोमेंटम जितनी पहले थी उतनी क्या रहेगी, कोलिजन के बाद रहेगी। यानी कि सिर्फ साइन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, पहले इस डायरेक्शन में था अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट मोमेंटम थी, जो वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड था, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दिस इज द मेन पॉइंट। ये दो पॉइंट मेन है जो आपको लर्न करनी है। अब एक बात कहता हूँ बेटा आपको मैं, कि हमने आइडियल इक्वेशन की बात की थी, ठीक है, तो वहाँ से हमने बात की थी आइडियल गैस की। किसकी बात की थी, आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस क्या थी बेटा, जो सारे के सारे लॉज को इस काइनेटिक थ्योरी की सारी एग्जाम्पशन क्या करती है, फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। और जो इनको फॉलो ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। क्या बोलते हैं, रियल गैस। तो जितनी भी गैसेस रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं उनमें से आइडियल गैस एक सिंगल गैस भी आइडियल गैस नहीं है, वो सारी की सारी क्या है, रियल गैसेस हैं। क्लियर। तो आइडियल में और रियल में क्या डिफरेंस होगा मैं अभी बता देता हूँ आपको, कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी और लिखूंगा यहाँ पे। तो रियल गैस, आइडियल गैस क्या होगी, वो सारे के सारे पॉइंट्स, 7 के 7 पॉइंट्स को फॉलो करेगी। लेकिन जो रियल गैस होगी तो वो ये 5 के 5 पॉइंट तो फॉलो करेगी, लेकिन जो लास्ट के 2 पॉइंट्स में लिखने वाला हूँ उसको फॉलो नहीं करेगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रियल गैस कहेंगे। क्लियर। तो ये 6th पॉइंट क्या है बेटा, 6th पॉइंट है कि जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है ऑफ गैसेस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, वो क्या है, इट इज़ निग्लिजिबल, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो क्या है, वो एक निग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में। कैसे, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हम 0 मान के चलेंगे, किसके कंपैरिजन में, जो टोटल वॉल्यूम है गैस का। अब वो कैसे, कि सपोज आपने एक रूम है, ये बहुत बड़ा रूम है, आपने यहाँ पे गैस को छोड़ रखा है, तो पार्टिकल सारी जगह यहाँ पे घूमते होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ द, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मेरे पास हो गया। अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी कि मैंने क्या किया, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लिया, तो सपोज उन्होंने इतनी जगह ली रूम की, सिर्फ जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैंने कंप्रेस कर लिया ऐसे। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस था वो खत्म कर दिया, सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लिया मैंने।
ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ से कि जो मोलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस है, सपोज उन्होंने इतना साइज कंटेनर किया कि सारे मोलिक्यूल्स इस वॉल्यूम के अंदर आ गए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो ये वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टोटल वॉल्यूम द गैस। ये टोटल वॉल्यूम तो पूरा का पूरा रूम था, लेकिन जो गैस का एक्चुअली वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो कितना है, वो तो बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर। तो काइनेटिक थ्योरी ने आपको क्या इसके लिए एविडेंस दिया, वो बोलते हैं कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो मॉलिक्यूल्स है उनका खुद का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है कि जितना मर्जी चाहे गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम उसका जितना मर्जी चाहे कम कर सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या है, नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन रियलिटी में गैस के लिए ऐसा नहीं होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है जी। यानी कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। और इसका एविडेंट क्या देती है वो, कि जैसे हमने प्रेशर कम कर दिया, सपोज हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के, सॉरी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम क्या करता है, एकदम से इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो प्रेशर कम करने पर एक दूसरे से दूर क्यों जाते, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स में दबा के रख रखे थे प्रेशर से, वो जब प्रेशर हटेगा तो क्या करेंगे, दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप जरूर रखना जो हमारे आगे टॉपिक्स में काम आएंगे। क्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो लेट मी रिपीट अगेन कि गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो आपकी गैस है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है। और जो एटम और मॉलिक्यूल्स है सेम गैस के, वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, चाहे साइज देखो, शेप देखो, मास देखो, सब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद कि जो मेटल है, मॉलिक्यूल्स है, वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं और कोलाइड करते हैं दूसरे के साथ विद वन अनदर, और फॉलो करते हैं क्या, जिगजैग पाथ को वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो कोलाइड करते ही हैं, लेकिन ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है जी। और एग्जर्ट करेंगे प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू क्लाइडिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट कि जो ये कोलिजन होगा इनका वॉल्स का, तो वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। और इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो क्या होगा, जीरो होगा। वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा, जितनी एनर्जी पहले है वो सारी की सारी क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, कंजर्व रहेगी। उसके बाद आता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड लास्ट पॉइंट इज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल्स का फोर्स नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट आप और लिख लीजिए, वो क्या है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब एक बात सुनिए बेटा, कि जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं इनके बीच का कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इनके बीच का कोलिजन इलास्टिक नहीं है, वो सिर्फ वॉल्स के साथ कोलिजन इलास्टिक है। तो यहाँ पे जो सपोज मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ दो मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी v2 है। तो ये जाके इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो सपोज इसकी स्पीड तो v1 से कम होगी, v3 होगी, इसकी क्या होगी, v2 से ज़्यादा, कितनी होगी, v4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ mv1 स्क्वायर, लेकिन बाद में क्या होगी, हाफ mv3 स्क्वायर, जो क्या है, कम है पहले से। और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हाफ mv2 स्क्वायर थी, अब हाफ mv4 स्क्वायर हो गई है। तो यानी कि पहले से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी इंक्रीज है। यानी कि जब ये पार्टिकल्स टकराए, उसके बाद एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई और दूसरे की क्या होगी, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स है वो तो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, कांस्टेंट। वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और वो इक्वल किसके रहेगी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, एब्सोल्यूट या फिर केल्विन
टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। क्लियर? यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अलग अलग, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है, बिकॉज वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करूं कि जो ऑल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम की एवरेज लेते हैं, तो वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है एवरेज, ये इंक्रीज प्रोपोर्शनल किसके है, केल्विन टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगी। लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। क्लियर? तो ये आपके पास क्या था, टोटल फॉर्मूला था किसका, सॉरी पोस्टुलेट्स थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स थे। क्लियर? अब मैं बता देता हूँ आपको अभी तक काइनेटिक गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेनी है, बस इसका डेरिवेशन कैसा है वो आपको मैटर नहीं करता आपके लिए। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3m कैपिटल N U RMS स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन है। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है आपके पास, M इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, और N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और U RMS क्या है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपके पास क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है। क्लियर? अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है वो आके डिस्कस करने वाला हूँ अभी। अब आपको रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन आपको निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी में और टेम्परेचर में। ठीक है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में आपको एक रिलेशन निकालना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए देखते बेटा कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, उसको मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसके इक्वल होती है, हाफ M U स्क्वायर के। ठीक है जी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है वो सुन लीजिए बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी का आपने रूट लिया। ठीक है जी। और उसका क्या निकाला आपने, उसका निकाला आपने मीन, और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके नाम से पता लगता है कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, उसका मीन और उसका अंडर रूट, दैट इज RMS। ये हम क्यों करते हैं बेटा, बिकॉज हमें पता है कि सभी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी एवरेज काइनेटिक, उनकी जो सॉरी वेलोसिटी है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यू स्क्वायर यहाँ पे यही लिखा है, बिकॉज इक्वेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी मैंने कितनी मान रखी है, की यू बार, क्या मान रखी है, यू बार। RMS हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गई, इसकी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, N मॉलिक्यूल्स हैं, तो N मॉलिक्यूल्स की क्या बनेगी, हाफ MNU स्क्वायर बनेगी, यही बनती है। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है काइनेटिक, उसकी गैस इक्वेशन क्या होती है, जो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने यह लिख रखी है, PV इज इक्वल टू हाफ MNU स्क्वायर लिख रखी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे देख लेते हैं कि जो PV है वो इक्वल किसके है, 1/3MNU स्क्वायर बार। RMS को मैंने बार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे काइनेटिक गैस की इक्वेशन लानी है, दैट इज हाफ MNU स्क्वायर। तो MNU स्क्वायर तो सेम है, मेरे को सिर्फ 2 की जरूरत है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। तो आप देखते हो जो ये रिलेशन है ये क्या बन गया आपके पास हो, तो PV इज इक्वल टू 2/3 एंड दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? लेकिन मेरे को रिलेशन किस में निकालना है, ये आपका रिलेशन जो आया, ये आया आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। लेकिन मेरे को निकालना किसके अंदर है, काइनेटिक एनर्जी में और टेम्परेचर में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में। तो मेरे पास जो रिलेशन आया मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ से, कि PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E के आया है। PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E के आ गए मेरे पास। ठीक है जी। अब PV इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, PV इज इक्वल टू RT NRT होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो बस मेरे को PV की जगह क्या पुट कर देना है, NRT पुट कर देना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो NRT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E के, और E के इज इक्वल टू 3/2 ऑफ NRT। तो ये आपके पास सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है,
तो लेकिन ये बात समझ रहे बेटा कि u का मतलब क्या है, u का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि आपने सभी पार्टिकल्स की स्पीड ली स्क्वायर में, उनका मीन निकाला और उनका रूट कर दिया, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। क्या आता है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। तो ये है क्या बेटा? हमें पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, सपोज n मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं किसी कंटेनर में, तो उन सब की स्पीड क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट रहेगी, कुछ की क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो सपोज n1 मॉलिक्यूल है जो उनकी सेम है और n2 डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से होता है कि कुछ पार्टिकल, सपोज 100 पार्टिकल आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको छोड़ दो, कि 100 आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से क्या हो सकता है? सबकी स्पीड तो सेम नहीं रहेगी कि 100 के 100 की सेम हो, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि 100 में से 20 की क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम से। और अगर मेरे को फ्रैक्शन निकालना है मॉलिक्यूल्स का, कौन से मॉलिक्यूल्स का? जिनकी स्पीड क्या है? सेम है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कितने मॉलिक्यूल इनकी स्पीड सेम है डिवाइड बाय टोटल। तो ये आपके पास क्या बन गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्पीड। यही बन गया मेरे पास। दोबारा समझें कि n मॉलिक्यूल्स हैं, n के n की स्पीड तो सेम नहीं रहेगी, लेकिन n में से कुछ की स्पीड तो सेम हो सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सब की सेम नहीं है, तो किसी टाइम पे 20 की सेम होगी। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? फ्रैक्शन मेरे को निकालना है इसका, तो कितना आ जाएगा? 20/100 आ गया। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन। तो इसी तरह से बोलता हूँ कि n में से सपोज डेल्टा n मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, सेम है। तो फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा? डेल्टा n बाय कैपिटल N, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्पीड। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने इसके लिए ग्राफ बनाया। ग्राफ किस किस चीज़ के बीच में बनाया? डेल्टा n डिवाइड बाई n। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्पीड। और ये क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर स्पीड। अब समझोगे कैसे? देखो कि आपके पास एक फ्रैक्शन है सपोज जिनकी स्पीड v1 है, दूसरा फ्रैक्शन क्या हो सकता है? जिसकी स्पीड v2 हो। तीसरा फ्रैक्शन क्या हो सकता है? जिसकी स्पीड v3 हो। ऐसे ऐसे काफ़ी फ्रैक्शन बन सकते हैं ना। तो उसने इन्हीं फ्रैक्शन को लिया और एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ है आपको। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ 3 चीज़ें बताएगा आपको। फर्स्ट क्या बताएगा कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी लो है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, वो क्या है? बहुत कम है। अब एक बात सुनो, ये आपकी मॉलिक्यूल स्पीड की डायरेक्शन है और ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। यहाँ पे मॉलिक्यूल स्पीड 0 है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि ये रीजन लो वाला रहे, यहाँ से लो से हाई की तरफ हम चले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जो ये पार्ट, ये एरिया है, ये एरिया किसका है? लो स्पीड का। और ये एरिया किसका है? हाई स्पीड का। और ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये लो स्पीड वाले और ये हाई स्पीड वाले, इनका रेशो क्या है? इनका जो नंबर है वो क्या है? बहुत कम है। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लो और हाई स्पीड वो क्या है? स्मॉल है। कि यहाँ पे देखोगे लो स्पीड, तो यहाँ पे इतने से मॉलिक्यूल आए, हाई स्पीड में भी इतने से ही मॉलिक्यूल आए। यानी कि लो और हाई स्पीड वाले क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। दूसरी बात क्या बोलता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास हाइयर और ज़्यादा हाइयर एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एकदम से इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ से देखोगे कि ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, बाद में एनर्जी इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाइयर एनर्जी है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पहले तो इंक्रीज करते जा रहे हैं। कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग हाइयर एंड हाइयर एनर्जी वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सपोज ये ग्राफ पे 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं पहले तो, कि 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 40, यहाँ पे 50 हो गए। तो एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? ग्राफ में डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी हाइयर एनर्जी है वो एकदम तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट पे जाके वो डिक्रीज कर रहे हैं। यानी कि फर्स्टली क्या करेंगे? इंक्रीज, एंड आफ्टर दैट डिक्रीज करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बढ़ रही है। तीसरी बात, जो ये मैक्सिमम पॉइंट तक गए हैं, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे अगर देखें
तो हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कि ये कौन से मॉलिक्यूल है जिनके मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड क्या है, ये वाली है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल किसको बोल सकते हैं, 80 में से 100 हैं, ये 100 वाले हैं। ये वही रिप्रेजेंट करेंगे कि 10 मॉलिक्यूल 20 30 40 50, सपोज ये 50 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या है, दिस। तो ये स्पीड कौन सी बन जाएगी, स्पीड को बोल देंगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हम इसको मेंशन करेंगे। क्लियर। क्यों बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड मिली वो ये वाली है। और सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पार्टिकल्स की स्पीड ये थी। और यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन सबसे हाईएस्ट यहाँ पे है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन है और उसकी स्पीड क्या है, ये। इसको क्या बोलेंगे फिर, जब ज़्यादा पार्टिकल की स्पीड ये है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यही हुई ना बेटा फिर, कि ज़्यादातर पार्टिकल की स्पीड कौन सी है, यही वाली तो है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब दोबारा समझे बेटा, कि जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स में पाई जाए। और सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन इसी का है, मतलब 100 में से अगर 50, ये फ्रैक्शन किसका है, 50/100 फ्रैक्शन है। ये कितना है, 50/100 फ्रैक्शन है सपोज ये। तो इसका मतलब क्या है कि 50 मॉलिक्यूल की 100 में से ये स्पीड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बोलेंगे। क्लियर। तो जिन चीज़ें बताई उसने, जो हाई और लो वाले हैं वो बहुत कम है। और फर्स्टली जो इंक्रीज करें प्रोसेसिंग हाई एनर्जी, वो पहले इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। और जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड रहेगा, जो पीक ऑफ द कर्व रहेगी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम बोल देंगे। ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, UMP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। सपोज मैंने बना दिया ये ग्राफ, ठीक है बेटा, डेल्टा N/N, और ये आपकी स्पीड है इस डायरेक्शन में। तो ग्राफ क्या है आपका फर्स्टली ग्राफ बना है ये वाला, ये ग्राफ बन गया। ये कब है, T1 टेम्परेचर पे। तो जब T2 टेम्परेचर पे बनाऊंगा तो ग्राफ मेरे पास कैसा बनता है, ग्राफ मेरे पास बनता है कुछ ऐसा, सॉरी ये लाइन ऊपर रहेगी ऐसे, ये फर्स्ट की है, सेकंड की, दिस इज फॉर T2। ठीक है। तो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेना है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि जब आपके पास, अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल इस पॉइंट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर स्पीड है, ये फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड आ गई। कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज। कि फर्स्ट टेम्परेचर था तो पीक ऑफ द कर्व क्या दिखाएगी आपको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिखाएगी, जो मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है T1 टेम्परेचर पे। T2 पे कौन सी है, T2 पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी जो आपकी, वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। क्या कर गई है, इंक्रीज। अगर पहले यहाँ पे 50 हो तब यहाँ पे कितनी हो गई है, 100 हो गई है। क्लियर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोलोगे, कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो डिक्रीज कर गए हैं। कि यहाँ पे फ्रैक्शन सपोज ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ फ्रैक्शन क्या होगा, कम। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या कर गए हैं, डिक्रीज कर गए हैं। तो दो इफेक्ट है टेम्परेचर के, आप ये ग्राफ बना के दिखा दोगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, तो आप क्या दिखाओगे, ये ग्राफ बनाओगे, क्या रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज T1, दिस इज T2। तो दो इफेक्ट हुए क्या, कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो प्रोसेस कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। क्लियर। ठीक है बेटा। उसके बाद 3 स्पीड्स आपके पास आती हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, कि 3 तरह की स्पीड आती है हमारे पास। फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं UMP से। कैसे करते हैं, UMP से। होती क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज़ द स्पीड विच इज़ पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो इसका आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वो क्या है, √2RT डिवाइड बाई M। 2RT डिवाइड बाई M। R यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, और M क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। सेकेंड जो आती है दैट इज एवरेज स्पीड, वो क्या आती है, एवरेज स्पीड। और इसको रिप्रेजेंट करते हो UAV से, U एवरेज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब ये क्या होती है, इट इज़ द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ गैस टेम्परेचर। यानी कि एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट
मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, यानी कि जो गैस के डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं, एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, जो डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है उनका क्या रहेगी, ये एवरेज रहेगी। तो इसको लिखते कैसे हैं, यू एवरेज इज इक्वल टू, सपोज फर्स्ट मोलिक्यूल्स है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी उनकी स्पीड होगी। सपोज N1 मोलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड कितनी है V1, N2 मोलिक्यूल्स हैं V2, N3 हैं V3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड करके। तो ये आपके पास क्या बनती है, एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल्स, इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। यानी कि सभी जितने मोलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। और एवरेज कैसे निकालते हैं, N1 की V1 है तो N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तीसरी जो बात करते हैं दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम लिखते हैं URMS। क्या लिखते हैं, URMS, जिसकी हमने बात की। तो ये आपके पास क्या होती है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स। मैं बोलने की तरफ भी ध्यान दे बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ किसका, मीन का, किसके मीन का, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स। तो URMS को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको लेना है स्क्वायर रूट, तो दिस इज द स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, मीन का, किसके मीन का, स्क्वायर वेलोसिटी के, यानी कि N1 V1 स्क्वायर N2 V2 स्क्वायर, यहाँ थी एवरेज तो V1 थी, यहाँ पे स्क्वायर की एवरेज लेनी है तो N1 V1 स्क्वायर N2 V2 स्क्वायर N3 V3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या बनती है, ये आपके पास बनती है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी कि आपने क्या लिया, मीन लिया, किसका मीन लिया, स्क्वायर वेलोसिटी का, स्क्वायर वेलोसिटी ली, उनका मीन लिया और उसका रूट कर दिया, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो आपकी एवरेज स्पीड थी उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू एवरेज इज इक्वल टू 8RT डिवाइड बाई पाई एम। क्या बोलता है, 8RT बाई पाई एम। क्लियर। और जो रूट मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर, इसको आप कैसे दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइड बाई एम। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। क्लियर। तो ये 3 के 3 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि जो यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी दैट इज √2RT बाई एम, एवरेज √8RT बाई पाई एम और रूट मीन स्क्वायर 3RT बाई एम। ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन भी निकालना आ सकता है आपको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो वो निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। तो उसको कैसे निकालोगे आप, कि आपको लेना क्या है, आपको तीनों का रेशो ले लेना है। किसका, यू मोस्ट प्रोबेबल का, यू एवरेज का और यू रूट मीन स्क्वायर का। ठीक है जी। अब इसका रेशो क्या है, यू MRT थी आपके पास √2RT बाई एम, रेशो एवरेज कितनी थी 8RT बाई पाई एम और ये कितनी है 3RT बाई एम। इनका रेशो जब आप लोगे तो आपको रेशो कितना मिलेगा 1:1.28 रेशो 1.224 और यही रेशो आप इनकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल दी है तो आप रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हो या यू एवरेज भी आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये सिंपल सा टॉपिक है बेटा जो आपको करना था। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।